तो हेलो एवरीवन। ये हमारे साइंस एंड टेक कोर्स की आई थिंक ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी, राइट। तो ये 32nd वीडियो है। 32वीं वीडियो और 32वें लेक्चर में आपका स्वागत है। मैंने ये सोचा था कि हम ये अराउंड 20 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अगेन जो शुरुआत में हमारा प्लान था वो यही था कि 20 लेक्चर्स एक एक आवर के होने चाहिए, लेकिन बाद में चीज़ें क्योंकि रिड्यूस हुई और आधे आधे घंटे के लगभग 32 ये लेक्चर्स हैं। तो आप आई होप साइंस एंड टेक का एक जो मेजर पोर्शन रहता है, जो कि इवन आपके सीएससी में बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ब्रॉड एक कवरेज रखता है, उन सब चीज़ों को भी इसमें ब्रॉडली कवर किया गया होगा। और ये सारी चीज़ें सेटिस्फैक्टरीली ये आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। अब देखो, कुछ चीज़ें बची थी पिछले पिछले सारी वीडियोस में हमने ये सब चीज़ें ऑलरेडी कवर कर रखी है। सगुना राइस टेक्निक, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, एक्वापॉनिक्स, ठीक है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, है ना। और ये देखो, ये सीडीएस में अपीयर हुआ था इस साल, राइट। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स, रिले क्रॉपिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब चीज़ों को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। लेकिन एक जो बड़ा इशू रहता है एग्रीकल्चर को, ठीक है, और साइंस एंड टेक में स्पेशली अगर हम एग्रीकल्चर को उस तरीके से कवर कर रहे हैं, तो एक बड़ा इशू रहता है सॉइल की जो हमारी क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब और हरियाणा जैसे एरिया में ओवर इरिगेशन की वजह से और फर्टिलाइजर के एक्सेस यूज की वजह से, ठीक है, एक्सेस यूज की वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत डिग्रेड हो रही है। वो या तो आपकी सेलाइन हो रही है या फिर एसिडिक होती जा रही है। ये सिर्फ पंजाब हरियाणा की बात नहीं है, जहाँ पे भी आपको डेजर्टिफिकेशन या फिर जहाँ पे भी सॉइल एक तरीके से जो एरिड सॉइल बनती जा रही है, जहाँ पे वाटर रिटेंशन की क्षमता सॉइल की कम होती जा रही है, वहाँ वहाँ ये सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। अब गुरु, बात ये आती है कि अगर आपको एग्रीकल्चर या फिर फ्यूचर की फूड सिक्योरिटी को अगर आपने बचाए रखना है, जिस पे इस साल मेंस में क्वेश्चन भी आया था कि क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, जो आपकी सब ट्रॉपिकल कंट्रीज है उनकी फूड सिक्योरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेम क्वेश्चन ये मेंस में रिपीट कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर से हर साल ये प्रीलिम्स में दो तीन तीन क्वेश्चन तो किसी ना किसी तरीके से पूछ ही लेते हैं। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पे किसी ना किसी तरीके से इतने क्वेश्चन वो पूछेंगे ही। और हर साल कम से कम एक क्वेश्चन उनका सॉइल इम्प्रूवमेंट पे या फिर किसी तरीके की ऑर्गेनिक खेती पे, इन सब चीज़ों पे प्रीलिम्स में एक ना एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे अब जो चीज़ हमारी बची हुई है, ये बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है, ठीक, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम पीछे कवर कर चुके हैं। इसमें हम सॉइल इम्प्रूवमेंट की कुछ टेक्निक्स को देखेंगे। साथ ही आई थिंक ये, जैसे कि मैंने कल कहा था, ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा इस लेक्चर को। तो जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे उन्हें बता दें कि ये साइंस एंड टेक का एंटायर कोर्स अवेलेबल है, इसकी रिकॉर्डेड क्लासेज अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आप साइंस एंड टेक के साथ अभी तक, ठीक है, जस्टिस नहीं कर पाए हैं या फिर कोई, है ना, किसी तरीके से आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो एक बार डेमो लेक्चर्स देख लीजिए, ठीक है। डेमो लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी दो डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर दिए हैं। ये एक तीसरा डेमो लेक्चर और भी है, इसे एक बार देख लीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो सब्सटेंशियली, ठीक है, एक सब्सटेंशियल प्रेजेंस के साथ वहाँ पे कवर की गई है, सेटिस्फैक्ट्री मैनर में वो कवर की गई है, तो आप जो है ज्वाइन करना कंसिडर कर सकते हैं इस कोर्स को भी। ऑलरेडी वो जो दो लेक्चर्स है मैं उनको, ठीक है, नीचे पिन कर दूंगा। और लास्ट ईयर भी मैंने ये जो कोर्स लिया था, ठीक है, अनअकैडमी पे लिया था, और वो फ्री था, पूरा फ्री था, 10 घंटे का कोर्स था। और 10 घंटे की वीडियोस में 13 से 9 क्वेश्चन, ठीक है, 9 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन बेसिकली वो आपके प्रीलिम्स में एज इट इज रिपीट हुए थे। एज इट इज वो वहां पे आए हुए थे। उसकी भी वीडियो, ठीक है, प्रूफ की वीडियो मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप कंसिडर कर सकते हैं ज्वाइन करना। 2000 रुपीज़ जो है इसकी फीस रहेगी। ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप मुझे हेल्प हब 007, ठीक है, यहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मल्चिंग पे आते हैं। पहली सॉइल इंप्रूवमेंट के देखो, हम बेसिक से शुरू करेंगे, जो कि आपकी ट्रेडिशनल जैसी टेक्निक होती है, कवर क्रॉप उगाना, चॉप एंड ड्रॉप न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेटर। फिर इन सब चीज़ों को कि सॉइल सोलराइजेशन क्या है, फ्लाई ऐश, ड्राई ऐश, वुड ऐश, इनका यूज क्या है, ठीक है। देन एग्रीकल्चरल लाइम, लाइम का यूज क्या है बेसिकली, जिप्सम और लाइम के यूज में क्या डिफरेंस है।
अब ये ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बार बार उन्होंने जिप्सम पे क्वेश्चन पूछा है, बेकिंग सोडा, क्विक लाइम, ठीक है, इन सब चीज़ों पे, और जिप्सम के एग्रीकल्चर में यूज पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये देखो लाइम का सॉइल में क्यों मिक्स किया जाता है, इन सब चीज़ों पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन, बायोचार पे ये पीवाईक्यू आया हुआ है, इन सब चीज़ों पे वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये यूजलेस चीज़ें नहीं है, इनको एकदम बढ़िया श्रद्धा से कवर करना, और ठीक है, थोड़ी थोड़ी छोटी ये वीडियो रहेगी, और अच्छे से इन्हें एक बार कवर करके जाना। अगर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आया तो इसकी पेरीफेरी से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, पेरीफेरी से इसकी आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और उसे इसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम इजीली क्रैक कर सकते हैं, राइट। देखो मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये एक, ठीक है, एक तरीके से सॉइल के हेल्थ को बचाए रखने की एक एक ये तरीका है। और मेन जो इसका जो जो मेन मोटिव रहता है, किसी भी कहीं पे भी आपको अगर मल्चिंग करनी है, मेन मोटिव इज कि जो सॉइल की मॉइस्चर है, जो सॉइल मॉइस्चर है, इस सॉइल मॉइस्चर को किस तरीके से रिटेन किया जाए, दैट इज बेसिकली द बेसिक एम ऑफ योर मल्चिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो, ये मेन पौधे लगाए हुए हैं, ये मेन पौधे लगाए हुए हैं, इसके चारों तरफ आपने जो है एक तरीके से सूखे, ये ठीक है, सूखे पत्ते वगैरह, घास फूस वगैरह ये डाल दिया, इसकी एक लेयर चढ़ा दी। अब क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट नीचे जमीन पे नहीं पड़ेगी, ठीक है, इससे एक छांव क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से जमीन में आपके मॉइस्चर रिटेन रहेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो पत्ते आपने इसमें डाले हुए हैं, ये धीरे धीरे सड़ेंगे, गलेंगे, और ये मिट्टी में, ठीक है, एक तरीके से मिट्टी में ह्यूमस का ये काम करेंगे, ह्यूमस ये बन जाएंगे, ह्यूमस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। और साथ में क्योंकि क्योंकि आपने इन इन पत्तों को जलाया नहीं, इस घास फूस को जलाया नहीं, इसका यूज आपने मल्चिंग के लिए किया, तो डेफिनेटली कार्बन रिटेंशन में इसका, ठीक है, एक तरीके से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में इसका एक बड़ा रोल है। यही चीजें हैं जो है ना, एक बेसिक सी चीज है मल्चिंग, किस तरीके से आप इससे आप सॉइल इंप्रूव कर सकते हैं अपने गार्डन बेड्स में, यूजुअली इन सब चीज़ों का यूज होता है। अब देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्चुअल या फिर मतलब ऐसा थोड़ा लॉजिकल जैसा क्वेश्चन वो क्या बनाएगा कि जो हॉट एंड ड्राई एरिया है, वहाँ पे आपको क्या थिन लेयर ऑफ मल्चिंग चाहिए, और जो कोल्ड और वेट एरियाज है, क्या वहाँ पे आपको थिक लेयर ऑफ मल्चिंग चाहिए? नहीं। अगर आप वेट एरिया में थिक लेयर ऑफ मल्चिंग कर देंगे तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। थिक लेयर ऑफ मल्चिंग होने से, ठीक है, जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर वहाँ पे इतना रिटेन रहेगा कि नीचे एक तरीके से आपकी सॉइल, वो वो एक तरीके से वाटर लॉक्ड टाइप आपकी एक एक ठीक है, उस तरीके की एकदम चिकनी ये सॉइल बन जाएगी, है ना, जिसकी वजह से एरेशन नहीं हो पाएगा। तो जो आपकी वेट सॉइल है, वहाँ आपको अगर मल्चिंग करनी भी है तो थिन थिन मल्चिंग कीजिए, या फिर वहाँ जरूरत ही नहीं होती है, थिन मल्चिंग होनी चाहिए। और जो हॉट या ड्राई कंडीशन है, वहाँ थिक मल्चिंग कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को आप रिटेन कर पाए। दिस इज मल्चिंग। दूसरा दूसरा क्या तरीका है, इसी तरीके के इसी सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करने का दूसरा तरीका है कि आप कवर क्रॉप्स उगाओ, ठीक है। अब ये कवर क्रॉप्स क्या होती है, मान लीजिए ये आपकी मेन क्रॉप है, ठीक है, मान लीजिए आपने ये ये आपने ठीक है, मान लीजिए ये मेज की आपने मेन क्रॉप उगा के रखी हुई है। अब इसके पौधे तो दूर दूर है, इसके पौधे दूर दूर है, बीच में गैप रह जाता है, बीच में गैप रह जाता है, अलग अलग पौधों के बीच में गैप रह जाता है। इस गैप से पॉसिबिलिटी है कि आपकी सॉइल का जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट होकर के बाहर चला जाए। इस चीज को रोकने के लिए आप इस खाली स्पेस का यूज कर सकते हैं कवर क्रॉप्स को उगाने के लिए, ठीक है, जैसे आपका बकवीट हो गया, काउपी हो गया, ये जो छोटी क्रॉप्स हैं, ये नीचे का जो आपका एरिया है वहां पे छांव प्रोवाइड करेगा, साथ में आपकी एडिशनल क्रॉप भी उगेगी, और साथ में ऊपर से आपको एक तरीके से ये शेडो जोन भी क्रिएट करके देगा, जिसकी वजह से इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, और आपकी सॉइल में मॉइस्चर वैसे ही रिटेन रहेगा। क्लियर? तो कवर क्रॉप्स ग्रो करने का एक फायदा ये होता है कि मॉइस्चर रिटेन करेगा। दूसरी बात देखो, दूसरी बात इसकी ये है कि जो कवर क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके चिकपी हुए, काउपी हुए, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है, स्पेशली जैसे कई आप इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स को भी उगा सकते हैं साथ में। तो आपने एक तरफ तो आपने वीट उगा के रखा हुआ है, दूसरा आपने कोई नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप आपने उगा दी, फॉर एग्जांपल अगर आपने, मैं कहूँ तो मटर आपने उगा दी साथ में, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे डेफिनेटली आपकी सॉइल में जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो भी एनरिच होगा। मटर या फिर मान लीजिए आपने कोई फली वाली दालें उगा दी,
नाइट्रोजन का कंटेंट भी एनरिच होगा। तो डेफिनेटली सॉइल में जो है एक तरीके से इम्प्रूव्ड ड्रेनेज होगी, बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिजम्स, इन सब चीज़ों का ग्रोथ होगा, और न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट भी सॉइल का होगा, राइट। तो ये कवर क्रॉप्स का एक ये बेनिफिट होता है। एक तीसरा तरीका क्या है सॉइल में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने का, वो है कुछ चॉप एंड ड्रॉप न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेटर्स होते हैं। कुछ एक ऐसे पौधे होते हैं जो कि सॉइल में न्यूट्रिएंट को एक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि नॉर्मली जो आपके न्यूट्रिएंट है सॉइल में, वो निचले हॉराइजन्स में मिलते हैं। मान लीजिए ये आपके सॉइल का ऊपर का हॉराइजन है, ये निचली लेयर्स है। मेनली आपके न्यूट्रिएंट यहाँ पे नीचे पड़े हुए हैं, नीचे। अब इनको ऊपर लाने के लिए नॉर्मली आप क्या करते हैं, गहरी खुदाई करते हैं, है ना। ये जो आप मान लीजिए कोई प्लफिंग वगैरह कर रहे हैं, इसमें टिलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो गहरी टिलिंग आप इसमें नॉर्मली करते हैं, ताकि नीचे वाली लेयर ऊपर आ जाए और नीचे जो न्यूट्रिएंट है वो ऊपर आ जाए, ताकि पौधे जो आप इसमें उगाने वाले हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को इजीली ले सके। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है इससे, जो हमने कल भी पढ़ा, कि जैसे ही आप सॉइल को पलटते हैं, तो इसके अंदर जो कार्बन का कंटेंट है, वो कार्बन का कंटेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कई बार बाहर भी चला जाता है, और ये CO2 बना करके, मीथेन बना करके आपके जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ये आपके चला जाएगा। एटमॉस्फेयर में, सॉरी ये एटम लिख दिया मैंने, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में आपके ये चला जाएगा। एटमॉस्फेयर में जाने की वजह से गुरु एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो कार्बन, ठीक है, जो बेसिकली आपकी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ये भी बढ़ेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, चॉप एंड ड्रॉप न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेटर्स, इस तरीके के जो न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेटर प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, निचले होराइजन से ऊपर की तरफ न्यूट्रिएंट को खींच लेंगे, और बाद में आप इन्हें चॉप करके, काट करके, या फिर, है ना, किसी भी तरीके से इनको क्रश करके, सुखा करके, आप इसे उसी सॉइल में वापस मिला सकते हैं। तो इसमें किया क्या होगा, निचले होराइजन से ये ऊपर न्यूट्रिएंट खींचेंगे और अपने अंदर ये एक्यूमुलेट कर लेंगे। फिर आप इसे चॉप करके, कट करके उसे यहाँ पे मिला भी सकते हैं। अब यहाँ से वो क्वेश्चन इन सब चीज़ों पे पूछ सकता है कि कॉम्फ्रे, येरो प्लांट्स एटसेट्रा, ये न्यूज़ में रहते हैं या फिर इनकी प्लांटेशन को प्रमोट किया जा रहा है, ये क्या चीज़ें हैं। सो दे आर बेसिकली योर न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेटर प्लांट्स, ठीक है। अब इसकी ये देखिए, ये जो प्लांट है ये आपके कम्फ्रे का प्लांट है, ठीक है। अब इसमें आपके जो है ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी लगते हैं, और इट अट्रैक्ट्स योर, ठीक है, वेरियस जो आपके, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके जो वेरियस इस तरीके के, जैसे मधुमक्खी वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को ये अट्रैक्ट भी करते हैं, राइट। तो ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है कि आप चॉप एंड ड्रॉप न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेटर्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। एक देखिए, ये सॉइल सोलराइजेशन टेक्निक होती है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन इस पे बनेगा कि सॉइल सोलराइजेशन आप करते क्यों हैं। सॉइल सोलराइजेशन बेसिकली जो सॉइल बोर्न पेस्ट है, इन पेस्ट को, इन पैथोजन्स को किल करने के लिए आप सॉइल सोलराइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। करते कैसे हैं, मान लीजिए ये आपकी ओपन सॉइल है, इस पे आप, ठीक है, एक लिमिटेड मैनर में आप इसमें इरिगेशन कर देंगे, एक तरीके से पानी का छिड़काव कर देंगे, इसे गीली बनाएंगे, गीली मिट्टी बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसी प्लास्टिक की शीट्स रखेंगे, प्लास्टिक की शीट रखेंगे। अब क्या होगा, सनलाइट जैसे ही इस पे पड़ेगी, तो प्लास्टिक की शीट सनलाइट को अंदर तो जाने देगी, लेकिन बाहर वो नहीं आ पाएगी, ठीक है, अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं आ पाएगी, इसमें ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा हो जाएगा, और इसकी वजह से आपकी सॉइल जो है ये हीटअप होती रहेगी, हीटअप होती रहेगी, हीटअप होती रहेगी। और जो पानी है, पानी तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है लेटेंट हीट को, पानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और पानी गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, इसके अंदर का मॉइस्चर इसे गर्म करता रहेगा। ये इतनी गर्म हो जाएगी कि पेस्ट को मारने के लिए आपको कोई पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी नहीं। थर्मल किलिंग का यूज करके ही आप सीधे सॉइल सोलराइजेशन की टेक्निक से सॉइल बॉर्न पेस्ट को आप किल कर सकते हो। ये है आपका सॉइल सोलराइजेशन टेक्निक, ठीक है। सॉइल सोलराइजेशन इज एन इको फ्रेंडली मेथड दैट इज कंपेटेबल विद ऑर्गेनिक एंड इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम्स हमने, ठीक है, पीछे वो सारी चीजें जो हमने पीछे पढ़ा, पर्माकल्चर फार्मिंग एटसेट्रा हो गया, ठीक है, ये सब जो पीछे हमने फार्मिंग के टेक्निक्स पढ़ी हुई है, ये सब आपके इंटीग्रेटेड, ठीक है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर नहीं, ये जो आपके रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर है, राइट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है,
और ये मिक्स्ड फार्मिंग की ये सिस्टम्स है, इन सब चीज़ों को, जिन भी चीज़ों को हमने स्टडी किया हुआ है, हमने ये बात देखी थी कि इन सब सिस्टम्स में किसी भी तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से आप न्यूट्रिएंट्स इसमें ना ऐड करें, और बाहर से आप किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड इसमें ना आप ऐड करें, है ना। हमने यही चीज़ें पढ़ी थी, जो भी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के टाइप है। अब सॉइल के अंदर अगर कोई पेस्ट आपके पैदा हुए हैं, उन पेस्ट को किल करने का इससे बेहतर कोई तरीका आपके पास है नहीं इस टाइम पे। बिना पेस्टिसाइड के ऐड किए आप सन की लाइट की मदद से आप पेस्ट को किल कर सकते हैं सॉइल सोलराइजेशन टेक्निक के थ्रू। हालांकि इसकी एक बड़ी दिक्कत यह है कि भैया, ये जो है आपके जो क्रॉप प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में क्रॉप फ्री फील्ड जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इंटेंसिव एग्रीकल्चर करनी हो, ठीक है, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर में तो ऐसा होता है भाई कि आपका मेन मकसद क्या है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना जितना मर्जी हो सके, सॉरी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन आपकी मैक्सिमाइज हो सके, ये आपका मेन गोल होता है, ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग में। तो इस तरीके की प्रैक्टिस में सॉइल सोलराइजेशन आप अपना नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इस पूरे प्रोसेस में लग जाते हैं 1 से 2 महीने। सॉइल को पहले आप भिगोएंगे, फिर उस है ना उस पे ये शीट बिछाएंगे, शीट फिर अपना इफेक्ट शो करेगी, 10-12 दिन गर्म करने में ये लेंगे, ठीक है, और पेस्ट उसके बाद इसमें मरेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जो है थोड़ी ध्यान में रखनी है। सॉइल सोलराइजेशन क्या क्या काम करती है, यहाँ पर्पज पे वो क्वेश्चन बना सकता है। ऐसे ही अगर आपको सॉइल के अंदर के न्यूट्रिएंट को, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को अगर इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को अगर इम्प्रूव करना है, तो आप एशिज का यूज भी कर सकते हैं। कैसी एशिज? वुड ऐश हो सकता है, फ्लाई ऐश हो सकता है, या किसी भी दूसरे टाइप की ऐश का आप इसमें यूज कर सकते हैं, राइट। अब ये जो वुड ऐश है, लकड़ी की ऐश, आपने लकड़ी जलाई, चूल्हे में आग जलाई, उससे जो ऐश निकली, राख निकली, उसका यूज ट्रेडिशनली भी बहुत लंबे टाइम तक होता आ रहा है सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, और ये पोटाश का एक बड़ा रिच सोर्स रहा है, वुड ऐश, ठीक है, लंबे टाइम तक। सो वुड ऐश इज द inorganic and organic residue remaining after the combustion of wood or unbleached wood fiber. The physical and chemical properties of wood ash vary significantly depending on many factors. अब देखो यहाँ से क्वेश्चन वो क्या बनाएगा, क्वेश्चन वो अगर उसने बनाना होगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ वुड एशेज इन, या फिर आगे जो बायोचार पे उसने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है, तो बायोचार पे भी वो इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है कि अमाउंट ऑफ, है ना, जो कार्बनिक कंटेंट है वो किस टाइप के बायोचार में ज़्यादा होगा या किस टाइप की वुड ऐश में ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली जो आपके हार्ड वुड होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड, यस, तो नॉर्मली जो आपके ये हार्ड वुड होते हैं, ठीक है, जो सख्त लकड़ियाँ होती है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके ओक की वुड हो गई, जो आपके हार्डवुड क्रॉप्स होती हैं, उन हार्डवुड्स में ऐश का कंटेंट जो है वो ज़्यादा रहता है, उनमें ऐश का कंटेंट ज़्यादा होगा। दूसरा बात, जो आपके बार्क एंड लीव्स हैं, उनमें भी ऐश जो है, ऐश का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वुड, इनर वुड के मुकाबले। तो यहाँ भी आपको जो है ध्यान में रखना है, सॉफ्ट वुड नहीं, हार्ड वुड आपको ज़्यादा ऐश कंटेंट देगा, और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, राइट। बाकी इसमें कैल्शियम जो है, कैल्शियम इसमें अबंडेंट मिलता है, जो वुड ऐश होता है। इसके अलावा पोटाशियम, फास्फोरस एटसेट्रा, मैग्नीशियम एटसेट्रा, बेसिकली एक लकड़ी ने, एक एक पौधे ने जो जो अपने न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रखे थे, जो कि जलते हुए हवा में उड़ नहीं गए, उनको वापस सॉइल में मिलाने की टेक्निक है यूज ऑफ एशेज, ठीक है। इस तरीके से वो किसी भी टाइप से वो आपसे क्वेश्चन बना सकता है। तो आप नॉर्मली जो एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, इनका यूज जो आप एनपीके फर्टिलाइजर छिड़क के देते थे, वो अब आप सिर्फ एशेज के थ्रू कर सकते हैं, यूज ऑफ हार्डवुड या फिर नॉर्मल एशेज, कंबशन के बाद जो एशेज निकलती है। एक ऐसा ही होता है फ्लाई ऐश। अब देखो ये फ्लाई ऐश क्या होता है, जो आपके फॉर एग्जांपल जैसे आपके कोल के प्लांट हुए, कोल पावर प्लांट हुए, उसमें आप कोल को जलाते हैं, ठीक है। अब कोल को का कंबशन करने के बाद जो उससे ऐश निकलती है, ये दो टाइप की होती है, एक होती है फ्लाई ऐश, एक होती है बॉटम ऐश, एक होती है आपकी बॉटम ऐश। जो बॉटम ऐश है ये होती है मोटी ऐश, ठीक है, ये काफी मोटी होती है, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये काफी मोटे होते हैं, ठीक है, एक तरीके से रोडे टाइप की ऐश ही मान लो ये। तो ये ऊपर उड़ नहीं पाती है। फ्लाई ऐश बिल्कुल एकदम थिन पार्टिकल होते हैं,
बहुत ही थिन पार्टिकल, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल, जिसकी वजह से ये ऊपर फ्लेम के साथ फ्लाई कर जाती है। अब चिमनियों में किसी भी तरीके के एब्जॉर्बर लगा करके आप ये फ्लाई ऐश को ट्रैप कर सकते हैं वहीं पे ऊपर। फ्लाई ऐश को आप कैच कर लेंगे, और इस फ्लाई ऐश का एग्रीकल्चर में बहुत ही ज्यादा यूज है। यहाँ से क्वेश्चन वो क्या बनाएगा, एक क्वेश्चन वो बनाएगा कि भाई साहब, जो फ्लाई ऐश है इसका यूज आप किस किस चीज के लिए एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। क्या आप बेसिक बेसिक टाइप की सॉइल को ट्रीट करने के लिए या एसिडिक टाइप टाइप की सॉइल को ट्रीट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि फ्लाई ऐश का अपना नेचर कैसा है। अगर ये एसिडिक है तो ये बेसिक को, ठीक है, बेसिक जो आपकी सॉइल है बेसिकली अल्कलाइन सॉइल, उसको ट्रीट करने में इसका यूज आप कर सकते हैं। अगर ये बेसिक नेचर का है तो आप एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने में इसका यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में बात यह है, फ्लाई ऐश ना दोनों टाइप की होती है। कुछ फ्लाई ऐश कुछ फ्लाई ऐश आपकी एल्कलाइन भी होती है, कुछ फ्लाई ऐश आपकी जो है एसिडिक भी होती है। समझ रहे हो? तो जो एसिडिक ऐश है इसका यूज आप एल्कलाइन सॉइल को ट्रीट करने में कर सकते हैं, और जो एल्कलाइन फ्लाई ऐश है उसका यूज आप बेसिक सॉइल को ट्रीट करने में कर सकते हैं। और ये एक पीवाईक्यू है, ये इन्होंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्लाई ऐश पे। फ्लाई ऐश पे क्वेश्चन आया हुआ है। एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है कि फ्लाई, वो आपको ऑप्शन देगा कि द नेचर ऑफ फ्लाई ऐश जो है हमेशा बेसिक होता है, या फिर फ्लाई ऐश का यूज हम बेसिक सॉइल को ट्रीट करने में कर सकते हैं, एसिडिक में नहीं। ऐसा क्वेश्चन वो बना सकते हैं। नो, दैट इज नॉट राइट, क्योंकि फ्लाई ऐश का जो नेचर है ये डिफरेंट होता है। इसका पीएच हाई भी हो सकता है, पीएच लो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि भैया जिस टाइप का कोल आपने जलाया उस टाइप उस कोल की किस्म क्या थी। समझ रहे हो? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, अब हमने इस पे नहीं पढ़ना है कि बिटुमिनस कोल किस टाइप की ऐश देगा, एंथ्रेसाइट किस टाइप की ऐश देगा। उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन था उसके अंदर हमने नहीं पढ़ना है। बेसिक बात यह है, फ्लाई ऐश जो प्रोड्यूस हो रही है उसका जो नेचर है वो पीएच पीएच जो उसकी स्केल है वो बहुत ही ज्यादा वेरी करती है। जहां से वो क्वेश्चन बनाएगा। क्लियर? अगली बात कि भैया, जो फॉर एग्जांपल आप जो है, आप कई बार किसी भी तरीके की जो डिग्रेडेड लैंड है उसको ट्रीट करने के लिए आप कई बार लाइम का एप्लीकेशन भी करते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल मेनली ये आपकी जो एसिडिक सॉइल होती है, एसिडिक सॉइल को, सॉइल की एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए आप एग्रीकल्चरल लाइम का यूज उसमें करते हैं। अब लाइम के एप्लीकेशन की एक बड़ी दिक्कत ये रहती है सर, कि लाइम में आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें जो आपका कार्बन वाला पार्ट है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना देता है। और जैसे ही आप लाइम डालेंगे ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन एमिशन वहां से होना शुरू हो जाएगा। वही काम ये फ्लाई ऐश कर रही है, और वो भी ऐसे कि कार्बन एमिशन ना हो, है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है फ्लाई ऐश का। दूसरी बात कि ये ना सिर्फ आपके कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करवा रही है ना, ना सिर्फ आपकी सॉइल की एसिडिटी और एल्कनिटी को एक साथ रिजॉल्व कर रही है उस प्रॉब्लम को, बल्कि भाई साहब इसमें, ठीक है, आपके जो मेन की एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपके सोडियम हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, इस टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स भी आपके फ्लाई ऐश में पाए जाते हैं। दैट मीन्स कि सॉइल के लिए आपको जो जो पौधे को उगाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पौधा उगाने के लिए आपको जो मेन न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट भी ये आपको प्रोवाइड करके दे रही है फ्लाई ऐश। तो दिस इज वाई फ्लाई ऐश इज इम्पोर्टेंट अगेन। देन एग्रीकल्चरल लाइन, इस पे भी इन्होंने जो है क्वेश्चन बनाया हुआ है, और अच्छा क्वेश्चन इस पे बनेगा कि एग्रीकल्चरल, पहला क्वेश्चन वो यही बनाएगा कि एग्रीकल्चरल लाइम का यूज आप कर किस लिए रहे हैं, है ना? क्वेश्चन ये बनाएगा वो कि इसका यूज आप जो है किस टाइप की सॉइल को ट्रीट करने के लिए कर रहे हैं। तो याद रखना एसिडिक सॉइल को। क्यों? भैया लाइम खुद बेसिक है ना? तो बेसिक जो जो एलिमेंट है वो डेफिनेटली अल्कलाइन जो एलिमेंट है वो एसिडिक एलिमेंट से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा या फिर उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए सॉइल एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए आप लाइम का यूज, चूने का यूज कर रहे होते हैं। समझ रहे हो? तो पहली बात ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? तो दूसरी बात कि भैया इसके अदर बेनिफिट्स कुछ ये है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ वॉर्म की एक्टिविटी को या सॉइल की माइक्रोबायोलॉजी को प्रोटेक्ट करने में इनका बड़ा रोल रहता है। अर्थवर्म की एक्टिविटी को ये इम्प्रूव करते हैं, है ना? सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर देते हैं, है ना? और सॉइल के अंदर जो एयरेशन है, एयरेशन को ये फैसिलिटेट करते हैं।
तो ये कुछ इनके बेनिफिट्स हैं एग्रीकल्चर में लाइम का उपयोग करने से। हालांकि इससे कार्बन एमिशन होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो CO2 है वो क्यों, क्योंकि भैया आपके जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें जो कार्बोनेट वाला जो, ठीक है, जो CaCO3 उसमें जो C वाला कंपोनेंट है, कार्बन वाला कंपोनेंट, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके CO2 बना देगा। ठीक है, जैसे ही सॉइल मॉइस्चर से वो रिएक्ट कर देगा तो CO2 बना देगा और यहाँ से कार्बन एमिशन होगा। इन सब चीज़ों से भाई, इन डिटेलिंग से वो क्वेश्चन बनाता है, इन डिटेलिंग से वो क्वेश्चन बना सकता है, अच्छे क्वेश्चन बनाएगा वो यहाँ से, अगर बनाने होंगे तो। और प्रीवियस ईयर में उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं, आगे हम पढ़ेंगे, है ना। सो दिस इज अबाउट योर एग्रीकल्चरल लाइन, राइट। बाकी ये वाटर पेनिट्रेशन को एंड वाटर रिटेंशन को, इन सब चीज़ों को भी ये इम्प्रूव करता है, सॉइल की एल्केनिटी को इम्प्रूव करके ये, ठीक है, वी कैन, वाटर कैन मोर इजिली रिहाइड्रेट द सॉइल, तो ये वाटर रिटेंशन को भी इम्प्रूव करता है एग्रीकल्चरल लाइन। देन जिप्सम, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, और ये क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनाया था, SSC ने एक PYQ इस पे बनाया था कि जिप्सम का यूज आप जो है कैसी सॉइल को ट्रीट करने के लिए कर रहे हैं। उसमें बह मत जाना कि जिप्सम का यूज आप बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट की तरह एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए कर रहे हैं या फिर नहीं। नंबर वन बात आपने ये याद रखनी है कि अनलाइक कैल्शियम कार्बोनेट या फिर आपके जो लाइम का यूज करने के, जैसे जैसे लाइम के यूज से आप सॉइल की एसिडिटी ट्रीट कर पाते हैं, या फिर पीएच में डिफरेंस ये लाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट या फिर एग्रीकल्चरल लाइम, अनलाइक दिस जिप्सम किसी भी तरीके से सॉइल के पीएच को चेंज नहीं करता है, ये सॉइल के पीएच में कोई बड़ा चेंज नहीं लाता है। बट इवन विदाउट चेंजिंग द पीएच लेवल ऑफ सॉइल, ये आपकी जो प्लांट है उसके बेटर रूट डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, समझ रहे हो। तो ये इसका एक बड़ा रोल है जिप्सम का, यहां से वो क्वेश्चन बनाएगा। दूसरी बात, जिप्सम आपके मेनली जो एल्कलाइन सॉइल्स हैं, जो अल्काली या फिर एल्कलाइन सॉइल्स हैं, इन सॉइल्स को ट्रीट करने में जिप्सम का मेन यूज होता है, यहां से वो क्वेश्चन बनाएगा। अगेन, ये अल्काली या फिर एल्कलाइन सॉइल का पीएच चेंज नहीं कर रहा है, ये पीएच को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये बस उनका सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है। होता यह है, जैसे ही कोई सॉइल अल्कलाइन होती है तो उसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, उसका सॉइल स्ट्रक्चर बेसिकली वो काफी स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। वो जो सॉइल्स हैं वो एक तरीके की वो क्रिस्टलाइन टाइप की आपकी सॉइल बन जाएगी, ठीक है, क्रिस्टल बन जाएंगे उस सॉइल के, जिसकी वजह से उस सॉइल में जो जो वाटर की इनफिल्ट्रेशन की कैपेसिटी है वो काफी लो हो जाती है, पानी उसमें इनफिल्ट्रेट कर ही नहीं पा रहा है अंदर, और ना ही वो पानी रिटेन हो पा रहा है। इसी कैल्सरस लेयर को ब्रेक करता है आपका जिप्सम, उसके साथ रिएक्ट करके, समझ रहे हो। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है कि जिप्सम का यूज आप कर किस लिए रहे हैं और क्यों, है ना, क्यों ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, क्या इसका यूज है, क्लियर। एंड देन जिप्सम कैन बी एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ सल्फर, इसका जो यूज है, एक यूज ये भी है भैया कि जिप्सम में आपके सल्फर भी मिलता है, तो जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, पौधे की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है और स्पेशली रूट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। सो रूट डेवलपमेंट में जिप्सम का एक बड़ा रोल रहता है, आपको बाहर से इसमें कोई भी किसी तरीके का सल्फेट या फिर सल्फर इसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती अपने खेतों में, राइट। रूट डेवलपमेंट में और कैसे ये हेल्प करता है, और हेल्प करता है कि भैया जिप्सम काउंटर एक्ट्स द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सोल्यूबल एल्यूमिनियम ऑन रूट डेवलपमेंट। और स्पेशली देखो होता क्या है, जिप्सम का यूज आप जो है, ठीक है, एसिडिक सॉइल में भी करते हैं। जिप्सम का देखो मेन यूज कहाँ है, एल्काली या फिर एल्कलाइन सॉइल्स में, लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट यूज एसिडिक सॉइल्स में भी है। वो क्या, कि भैया सॉइल में एल्यूमिनियम आपका रहता ही है, सॉइल में एल्यूमिनियम रहता ही है, लेकिन जब सॉइल एसिडिक हो, जब सॉइल में कोई एसिड अवेलेबल हो, तो वो एसिड जो है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाता है, और वो कोई भी इस तरीके का ऑक्साइड बना देगा, ठीक है, एल्यूमिनियम का ऐसा ऑक्साइड बना देगा जो कि टॉक्सिक हो, टॉक्सिसिटी होती है उसकी वजह से, जैसे ये एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करना शुरू कर जाता है तो एक टॉक्सिक ऑक्साइड्स ये अपने क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब उन टॉक्सिक कंपाउंड्स को ये बेसिकली जिप्सम उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, समझ रहे हो। सो
ये जो चीजें हैं ये आपको जो है ध्यान में रखनी है। ये एक तरीके से उन पूरे कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर देता है अपने अंदर। तो एल्यूमिनियम occurs naturally in soil, often is not a problem for the crops, but when soil becomes acidic the aluminum is available for the plants and it can stunt or kill them. Another bonus of gypsum is that it is moderately soluble mineral. ये एक और बेनिफिट है जिप्सम का कि दिस बिकम्स अ कैल्शियम, है ना। दिस मीन्स दैट कैल्शियम कैन मूव फर्दर डाउन इनटू द सॉइल देन कैल्शियम फ्रॉम द लाइम. This can inhibit aluminum uptake at the depth and promote deeper rooting of the plants. देखो होता क्या है जिप्सम की वजह से नॉर्मली आप कैल्शियम को जो ठीक है जो कैल्शियम का एक इम्पोर्टेंट सोर्स रहता है किसी भी सॉइल के लिए, आप उसमें ये ये लाइम का यूज करते हैं नॉर्मली। लेकिन लाइम जो है ये एंटायरली सोल्यूबल नहीं होता है, जिप्सम जो है पानी में सोल्यूबल होता है। तो ये क्या करता है, जिप्सम निचले हॉराइजन में जा सकता है और ज़्यादा डेप्थ में जा सकता है। इसका कैल्शियम और ज़्यादा डेप्थ में जा सकता है और नीचे ये कैल्शियम की लेयर बना देगा। और पानी जो 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 सॉइल के निचले हॉराइजन से एल्यूमिनियम ऊपर की ओर बढ़ रहा था कई कई चीज़ों के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, जमीन के अंदर वाले हिस्सों में मान लीजिए इवेपोरेशन हो रहा है, सॉइल के निचले हॉराइजन से अगर अगर पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो अपने साथ वो एल्यूमिनियम भी ऊपर खींचेगा, है ना। अब यहाँ पे कैल्शियम की लेयरिंग बन गई एक निचले हिस्से में। दैट मीन्स एल्यूमिनियम यहाँ से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है और ऊपर ये टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्लांट भी जो है अब और डीपर ये ठीक है और डेप्थ में इसकी जड़ें जाएगी। तो इस तरीके से प्लांट की जो रूट ग्रोथ है, रूट डेवलपमेंट है, इसमें जिप्सम का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। क्लियर। तो यहाँ से इन सारी चीज़ों से ये क्वेश्चन बना सकता है कि हाँ जिप्सम का क्या रोल है। जिप्सम कहाँ, देखो मेनली ये अल्कलाइन या फिर अल्काली सॉइल के को ट्रीट करने में इसका ठीक है उपयोग में ये लाया जाता है, लेकिन एसिडिक सॉइल्स में भी इसका इम्पोर्टेंट उपयोग है। अगेन वो जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था मुझे उस वो क्वेश्चन अगेन बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है। एसएससी का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली डाउटफुल होगा ही। उनने कहीं एक जगह पढ़ लिया होगा अल्काली सॉइल अल्कलाइन सॉइल इसको ट्रीट करने में होता है। तो वो वो एक तरीके से डाउटफुल क्वेश्चन था। आप कहीं पे भी सर्च करेंगे कि जिप्सम इज यूज्ड फॉर, उसमें आपको एसएससी का वो क्वेश्चन मिल जाएगा। वो क्वेश्चन बहुत डाउटफुल था और बहुत एक तरीके से ठीक है एक एक बहुत ही नैरो व्यू उसमें लिया गया था जिप्सम के एप्लीकेशन का। जिप्सम एक्चुअल में अल्कलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल, ठीक है, या फिर इवन आपके जो सॉल्टी सॉइल है, इस सभी टाइप की सॉइल को ट्रीट करने में आप जो है जिप्सम का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये पीएच को चेंज नहीं करेगा, ये बात ध्यान में रखना है। जिप्सम आपका पीएच चेंज नहीं करेगा, यहाँ से वो क्वेश्चन बना सकता है। ये देखिए ये पीवाईक्यू पड़े हुए हैं कि भैया एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम इनमें से किस में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो पैडी में रिक्वायर्ड है भाई। पैडी में क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि भैया होता क्या है, जो आपकी सबसे ज़्यादा वाटर लॉग्ड क्रॉप होगी उसमें क्या होगा, पानी नीचे जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है। और वाटर लॉग्ड क्रॉप की एक बड़ी दिक्कत ये भी रहती है कि उसकी सॉइल जो है ये ज़्यादा एसिडिक बन जाती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंटेंट है इसमें, जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो रिएक्ट करके इसमें कार्बनिक कंटेंट ज़्यादा होता है भैया। पैडी जहाँ पे भी आप क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है और पानी की प्रेजेंस में कार्बनिक जो कंटेंट है ये एसिडिक प्रिपेयर कर देगा मिट्टी में, समझ रहे हो। और हमने तो देखा है कि एसिड की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम रिएक्ट करके टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से आपका पौधा मर जाएगा। इसीलिए जिप्सम की एप्लीकेशन पैडी में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है ना, क्योंकि ये जो वीट है, ग्राउंड नट है, ठीक है, बरसीम है, इसमें आप वाटर लॉक्ड ये क्रॉप्स नहीं है, वाटर लॉक्ड इसमें पैडी है, समझ रहे हो। फिर ये देखो एजर्शन, जिप्सम इज एडेड टू कूल्ड क्लिंकर्स ऑफ सीमेंट्स एंड जिप्सम स्पीड्स अप द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। ये भी जिप्सम का इम्पोर्टेंट ठीक है जो है ये इम्पोर्टेंट रोल है। इम्पोर्टेंट बात है कि सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है ये जिप्सम जो है ये स्पीड अप करता है। एक यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा था कि इनमें से कौन सी चीज है जो सीमेंट में ऐड की जाती है ताकि हम जो सीमेंट का सेटिंग टाइम है इसे इसे स्पीड डाउन कर सकें, समझ रहे हो। स्पीड डाउन करने के लिए भी इसमें जो है फॉर एग्जाम्पल अब देखो सीमेंट का ऐसा है कि एकदम से ना चिपकना चाहिए ना ही बहुत लेट ये चिपकना चाहिए, मतलब सेटिंग टाइम इसका एक मॉडरेट सा होना चाहिए। तो उसी चीज को ठीक है स्पीड डाउन करने के लिए आप इसमें सिलिका का यूज कर रहे होते हैं। तो
ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। देन ये देखो बेकिंग सोडा, ये वाला क्वेश्चन तो आपके भाई साहब फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ये इस साल भी आपके जो है 2023 के प्रीलिम्स में आया था कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ों से आप जो है देख सकते हैं कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो कहाँ कहाँ से एमिट होता है। आई थिंक इस तरीके का इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। उसका एमिशन कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो उसमें एक ऑप्शन फायर एक्सटिंग्विशर भी था। Then quicklime is used in the manufacture of glass. Gypsum is used for the manufacture of plastic of plaster of Paris. हाँ, ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। फिर ये देखो बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, वही चीज 2004 का पीवाईक्यू इन्होंने सीएपीएफ में वही 2008 में पूछ लिया। क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, बोथ आर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेकिंग सोडा, ठीक है। इट इज अ कोरोजिव बेस। समझ समझ रहे हो, अगर ये कोरोजिव बेस होता बेकिंग सोडा, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, तो भैया ये कहीं पे भी कोरोजन कर देता, आपके पेट के अंदर गड़बड़ कर लेता अगर ये इतना हाईली रिएक्टिव होता। समझ रहे हो, तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बना लिया। देन ये देखिए मिक्स लाइम है ना, इस पे भी इन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ है कि इसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, या फिर मिक्स लाइम का यूज आप किस टाइप की सॉइल को ट्रीट करने में कर रहे हैं, ठीक है, टू ट्रीट द सॉइल एसिडिटी। ये इन्होंने सीडीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ऐसे ही क्वेश्चन ये सीएससी में भी पूछ सकते हैं। जैसे बायोचार पे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, ये है बायोचार 2020 का क्वेश्चन। पॉज करके पढ़ लेना, तीनों स्टेटमेंट्स इसकी सही है। क्लियर। अब देखो बायोचार क्या होता है बेसिकली। बायोचार इज, जो हमने पीछे पढ़े थे अभी, ठीक है, जो हम ये जो फ्लाई ऐश पढ़े थे, ठीक है, और जो नॉर्मल वुड ऐश पढ़े थे, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वुड ऐश को बनाने में आप पूरी तरीके से कंबशन कर रहे हैं बायोलॉजिकल मटेरियल का, या फिर लकड़ी का पूरा जब आप कंबशन कर रहे हैं उसके बाद आपकी जो है ऐश बन रही है। बायोचार में या फिर चारकोल में क्या होता है, चारकोल जो है ट्रेडिशनल रूप है बायोचार का, इसमें आप कंबशन नहीं कर रहे हैं पूरा, ऑक्सीजन की लिमिटेड प्रेजेंस में आप इसे एक तरीके से जला रहे होते हैं, है ना। नॉर्मली जो चारकोल बनता है, ये जो चारकोल बनता है, ठीक है, ये तो बायोचार है, लेकिन चारकोल एक ऐसी ही चीज थी जो कि पहले जलाने में कोयले में उसका यूज करते थे। ये कैसे बनता था, एक बड़ा सा मिट्टी का ढेर लगा लेंगे, ठीक है, मतलब बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर देंगे, मान लीजिए ये लकड़ी का ढेर है, इसके ऊपर ये मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी की कवरेज चढ़ा देंगे, और यहाँ एक छोटा सा होल कर देंगे जिससे थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन अंदर जाती जाए, और फिर अंदर वाली जो ये लकड़ियां हैं इसमें इन्होंने आग लगा रखी होंगी। तो ये जो लकड़ी है, ऊपर से मिट्टी का प्रेशर है, ठीक है, और कम ऑक्सीजन की इसमें एब्सेंस ही है लगभग, ठीक है, कम ऑक्सीजन है इतनी सी कि थोड़ा थोड़ा कंबशन होता रहे। तो इसमें क्या होगा, हीट भी क्रिएट होगी, ऊपर से प्रेशर भी बन रहा है, तो ये धीरे धीरे कोयले जैसा शेप ये ले लेते हैं। इसी को आप कहते हैं चारकोल, ठीक है। चारकोल इसी को आप कह रहे हैं, एक कोयला जो आपने चार से क्रिएट किया हो, जो आपने एक तरीके से लकड़ी से क्रिएट किया हुआ कोयला, उसे आप चारकोल कहते हैं। चारकोल का एक यूज था पहले कि शहरों में भी जो आपकी जो बड़ी बड़ी वो चिमनियों वाले घर थे, उसमें चारकोल को जलाया जाता था। उसमें वो कोयला नहीं आता है जो भाई आप किसी तरीके से कोल फर्नांसेस में जलाते हैं, नहीं, वो कोयला तो ऐसे आप जला ही नहीं सकते हैं। उसमें अगर आपको जलाना भी है तो इनिशियल हीट उसमें काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। एंथ्रेसाइड कोल जला के देखो, वो तो एक्चुअल में पत्थर होता है, कोयला नहीं होता वो लगभग पत्थर जैसा होता है वो, तो नॉर्मली वो जलता नहीं है। जो घरों में जलता था वो ये चारकोल जलता था। दूसरा इसका यूज क्या होता था चारकोल का भाई साहब, वो एग्रीकल्चर में भी इसका यूज होता है। सेम यूज आपके बायोचार का है। बायोचार जो है चारकोल का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसे आप ठीक है एक तरीके से रिएक्टर्स के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो ऑक्सीजन है वो लगभग एब्सेंट रहता है, हीट आप इसे देंगे, हीट देंगे, हीट देंगे, हीट देंगे, गर्म करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन की इसमें एब्सेंस रहेगी। इसी वजह से इसकी डेंसिटी भी हाई होती है, कार्बन कंटेंट भी हाई है, और इसकी एनर्जी डेंसिटी भी हाई है। इंपॉर्टेंट बात है कि बायोचार और चारकोल दोनों एब्जॉर्प्शन मटेरियल्स हैं, ये चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं बहुत ज्यादा। मान लो आपने इसे पानी में डाला तो बहुत ही ज्यादा पानी को ये अंदर रिटेन कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूलर गैप बहुत ज्यादा है, और है ना, पानी इसके अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन मटेरियल है ये। इसी प्रॉपर्टी का यूज आप जो है एग्रीकल्चर में भी कर रहे हैं। बायोचार पायरोलिसिस के थ्रू, ठीक है, आपका जो बायोमास है एक तरीके से ऑक्सीजन की लगभग एब्सेंस में या फिर बहुत ही कम माइन्यूट लेवल पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में आप जब किसी भी लकड़ी को बायोमास को बर्न करते हो तो आप उससे बायोचार प्राप्त करते हो, ठीक है। ये एक कार्बन रिच एक पोरस मटेरियल है ना, जिसकी एग्रीकल्चर में वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। As a product, biochar differs from charcoal, which is produced at lower temperatures
and considered as a solid fuel containing a high quantity of volatile material. ठीक है, because of higher process temperatures the chemical structure of biomass changes and content of hydrogen, nitrogen and oxygen in biochar is significantly decreased in relation to your कार्बन. वही चीजें ये बता रहा है कि भैया बायोचार को आप बहुत ही हाई टेम्परेचर में कंपेयर टू योर चारकोल, ट्रेडिशनल चारकोल, इसे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में प्रिपेयर किया जा रहा है. तो इसकी वजह से इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट भी कम होगा उसके मुकाबले, है ना, हाइड्रोजन भी इसमें कम रहेगा उसके मुकाबले. ठीक है, या फिर इस तरीके के जो जो बेसिकली आपके पॉल्यूटिंग मटेरियल रहते हैं उसको आप बेसिकली ज़्यादा हीट दे करके इससे उड़ा देते हैं. बचेगा क्या? कार्बन कार्बन कार्बन. समझ रहे हो? तो इसकी वजह से ये फाइटोटॉक्सिक नहीं होता है, मतलब पौधों के लिए ये टॉक्सिक उतना ज़्यादा नहीं होगा. Clear? And biochar is mainly used in agriculture to enhance soil fertility, improve plant growth, and provide crop nutrition. As a result, it improves the overall farming productivity and it has also gained considerable attention in livestock farming as well. ठीक है. During the production of biochar, the pyrolysis gases are considered as energy source also. इसका एक फायदा ये भी है, जब आप बायोचार प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इससे उस प्रोडक्शन के टाइम पे भाई साहब इससे आपकी पायरोलिसिस से जो है गैसेस भी निकलेगी. जब आप लकड़ी को गर्म कर रहे हैं उससे गैसेस भी निकलेगी, है ना, मीथेन गैस निकल सकती है. ठीक है, जो डिफरेंट गैसेस इससे निकलेगी उन गैसेस का यूज आप एज ए फ्यूल सोर्स भी कर सकते हैं. तो डेफिनेटली आपकी जो कार्बन, ठीक है, जो एक तरीके से जो डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स है उसको भी ये उस डिपेंडेंसी के लेवल को ये डिक्रीज करेगा. तो इसके मल्टीपल यूजेज है, नॉट जस्ट इन एग्रीकल्चर, इसके अदर यूजेज भी है. एक बड़ा यूज मैंने आपको बताया कि ये एब्जॉर्बर है, ये एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल है. तो भैया इसका यूज आप वाटर ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं. देखो क्वेश्चन क्या बनाएगा वो, बायोचार का आप यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं. क्या आप इसे एनिमल फीड के तौर पे कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं अच्छे. ठीक है, हालांकि आपने सिर्फ ये कोयला ही कोयला नहीं खिलाना है उनको, लेकिन मिक्स करके आप उसका यूज कर सकते हैं. क्लियर? दूसरा, क्या एग्रीकल्चर में आप सॉइल इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं? यस. एग्रीकल्चर में जैसे ही आपने बायोचार का यूज किया, क्या वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी? हाँ, बहुत बढ़िया. ठीक है, क्योंकि इनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत होती है, मैंने ऑलरेडी बताया, सरफेस एरिया इनका काफ़ी हाई है, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं, इनके अंदर का जो मॉलिक्यूलर गैप है पार्टिकल्स के बीच का वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि वाटर अच्छे से आ सकता है. समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है. एक क्वेश्चन में बोलेगा बायोचार का यूज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? भैया ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल है. तो ये जो है, मान लीजिए आपने कहीं पे किसी भी पोल्यूटेड वाटर बॉडी में आपने छोड़ा तो उसके हैवी मेटल्स को, ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स को, नाइट्रोजन एटसेट्रा को, फॉस्फोरस एटसेट्रा को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, रिएक्शन तक कर देगा उनके भी साथ. ठीक है, और अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेगा. जैसे भैया एब्जॉर्ब हुआ तो आपकी समस्या लगभग समाप्त. समस्या समाप्त. तो ये क्वेश्चन है पीआर 2020 का कि इनमें से बायोचार इन फार्मिंग क्या क्या यूज हो सकते हैं. कैन बी यूज एज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग. वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है बताने की जरूरत है क्या? हमने अभी पढ़ा हुआ है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर. व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रोड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगला कि बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, इट एनेबल्स ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम. बिल्कुल, ये तीनों इनकी फैसिलिटीज है. ठीक है, ये तीनों इनके जो है बेनिफिट्स है, सॉरी फैसिलिटीज नहीं, बेनिफिट्स हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉइल इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स जो कि हमने पढ़ी. इनसे कहीं से क्वेश्चन बन जाए, आई होप वो क्वेश्चन आप जो है मिस नहीं करेंगे. इसके अलावा भी जो साइंस एंड टेक कोर्स में जो आगे की वीडियोज है, वो जो जो मिसलेनियस चीज़ें हैं वो चीज़ें धीरे धीरे इसमें अपलोड होती जाएंगी, है ना. ऐसा नहीं होगा कि ये लास्ट वीडियो है, नहीं. जो कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं, कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर्स, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो कि ब्रॉड एरिया ना तो वो फॉर एग्जांपल वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आएंगे, ना बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से एडजस्ट हो पाएंगे, कहीं और नहीं एडजस्ट हो पाएंगे, डिफेंस में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, या फिर जो नई चीज़ें हैं जो 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 फोकस में ड्यूरिंग द कोर्स नहीं रह पाई, ठीक है, अभी तक नहीं रह पाई, उनको भी इसमें साथ में इंक्लूड किया जाएगा और वो लेक्चर्स धीमे धीमे अपलोड होते रहेंगे. ठीक है, एक दो दो तीन तीन दिन के गैप में वो चीज़ें आती रहेंगी और मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, ग्रुप में इन्फॉर्म करता रहूँगा कि ये लेक्चर अपलोड हो गया वगैरह वगैरह. किसी को अगर ज्वाइन करना हो, ठीक है, कोर्स,
रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चीज़ें ब्रॉडली कवर की गई है, सब चीज़ें PYQs के साथ, और जो वेरियस, ठीक है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज है उनको इसमें साथ में कवर किया गया है। और CDS में भी इस साल 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल जितने भी साइंस एंड टेक के, मतलब साइंस एंड टेक पार्ट बोल रहा हूँ मैं, साइंस नहीं बोल रहा हूँ, साइंस एंड टेक पार्ट बोल रहा हूँ, अराउंड, ठीक है, 8-10 क्वेश्चन आए हुए थे। उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन इसी इसी कोर्स में हमने डिस्कस किए थे, और डायरेक्ट वो डिस्कस किए थे। हालांकि CDS का साइंस एंड टेक कुछ डिफरेंट होता है, कुछ नहीं, बहुत ही डिफरेंट होता है, बावजूद इसके जो जो इस साल का भी जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसमें जो हिट लिस्ट है एक टाइप की, वो हिट लिस्ट काफ़ी अच्छी रही है। ठीक है, काफ़ी टॉपिक्स को इसमें हिट किया गया है, तो उस पर अलग से वीडियोज आएंगे, वो यूट्यूब पे आती रहेंगी। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू गिव योर फीडबैक ऑन द कोर्स एज ऑलवेज।